जो है नया कानून लेकर आ गई है यूजीसी, क्या कहिएगा? ये भाजपा का उल्टी गिनती शुरू। यूजीसी का फुल फॉर्म है उल्टी गिनती शुरू। स्वर्णों के प्रदान आयोग यानी यूजीसी के एक नियम को समानता के खिलाफ बताया जा रहा है। यानी तो उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को लेकर यूजीसी ने एक नया नियम। देखो, हमें ये पॉलिटिकल एजेंडा में नहीं फंसना है, हमें बस अंडरस्टैंड करना है यूजीसी क्या होता है। आज के वीडियो में आपको पूरा सब कुछ जानने मिलेगा और कहीं पर भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूजीसी का फुल फॉर्म हो जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ये बेसिकली एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई थी जिसका एक्ट का नाम है यूजीसी एक्ट 1956, और ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसका अगर हम लोग मेन वर्क देखेंगे इंडिया में क्या है, हमारी कंट्री में क्या रहेगा, तो यूजीसी बेसिकली एक हाई लेवल की बॉडी है जो बेसिकली एजुकेशंस को देखती है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे तो जैसे हाई लेवल की एजुकेशंस होती है, जैसे यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, तो वहां पर टीचर्स की क्वालिफिकेशंस को बताना, एग्जाम पैटर्न्स किस तरीके से रहेगा और क्या क्या हम लोग के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेंगे, बैंकों के रिलेटेड कौन रहता है, हमारा आरबीआई रहता है। स्टॉक मार्केट रिलेटेड हमारा क्या रहता है, सेबी रहता है। फूड सेफ्टी के रिलेटेड कौन सा होता है, हमारा एफएसएसआई होता है। वैसे ही अगर एजुकेशन लेवल पे आप लोग देखोगे तो यूजीसी होता है। यूजीसी का एक और काम होता है सिलेबस गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो यूजीसी के पास में एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो हो जाता है फंड्स को एलोकेट करना। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग जानते रहोगे, जो बॉडी अगर फंड्स के रिलेटेड एलोकेशन करती रहेगी तो सबसे ज्यादा क्या होती है, वो पावरफुल बॉडी होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे तो अभी यूजीसी ने एक नया गाइडलाइंस लाया है जो बेसिकली रिलेटेड टू है डिस्क्रिमिनेशन। तो यही आपको पूरे कंट्री में मीडिया में दिख रहा होगा कि किस बात की डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। अब जैसे एक चीज आपको पता रहेगा, हमारे भारत में आज भी अगर आपको देखने मिलेगा तो बहुत ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चलते हैं, रिलीजियस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ से हम लोग के डिस्क्रिमिनेशन देखे जाते हैं। वैसे सेम चीज कहां पर देखा गया है, जो कॉलेज के कैंपस होते हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन होते थे। तो कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड एक रूल लाया गया है। अब अगर आपको बताऊं मैं, तो आपको पता है कॉलेजेस में अभी भी कास्ट बेस पे रैगिंग चलती है ना, रिलीजन बेस पे रैगिंग चलती है। अब जैसे एक और देखा गया है कि कुछ कॉलेजेस में जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग रहते हैं तो वो क्या करके रखते हैं, अलग अलग जो लोअर कास्ट वाले रहेंगे उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी डिफरेंट रखते हैं। फिर कुछ हॉस्टल में देखा गया कि जो लोअर कास्ट रहेंगे, अब ये इंसानों ने बनाए, आप भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट वाले रहेंगे उनके बर्तन को भी काफी अलग करके रखा गया है। तो जरा सोचिए ना, हम लोग 21st सेंचुरी में और अभी भी भारत में ये सारी चीजें चल रही है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यूजीसी ने क्या किया। तो आपको पता होना चाहिए 2012 में भी यूजीसी ने एक रूल लाया था जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड ही था। बट कहीं ना कहीं देखा गया तो जो 2012 का रूल था ना, वो एडवाइजरी नेचर था, मतलब कॉलेजेस को मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, ठीक है। ये थोड़ी सी 2012 वाली प्रॉब्लम थी, उसी को ठीक करते हुए 2026 में एक नया रूल आया है। तो जरा सोचिए, जो 2012 वाला था उसमें एडवाइजरी रोल दे दिया। अब मान लो कोई कॉलेज नहीं मानता है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट थी? बिल्कुल कोई पनिशमेंट नहीं थी। तो कोई क्यों मानेगा, चल रहा है जैसे चलने दो। अब जैसे कॉलेज के रिलेटेड एक आपको मैं इंसिडेंट बताता हूँ, एक केस बताता हूँ। वो केस का नाम है रोहित वेमुला केस, 2016 का था। इससे बेसिकली देखा गया, ये एक पीएचडी स्टूडेंट थे और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कहीं पर थे ये, और कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा था कास्ट बेस पे, और उन्होंने सुसाइड कमेंट कर लिया था। और कहीं ना कहीं उनके लास्ट नोट में ये मिला था, माई बर्थ इज फेटल एक्सीडेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने जो जन्म लिया वही मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने ये कास्ट में जो जन्म लिया उसमें मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, और इसी की वजह से मैं आज अपने आप को खत्म कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमको देश को आजाद हुए कितना समय हो गया, फिर भी आज आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखने मिलते हैं। तो जैसे जैसे ये देखा जा रहा था तो कहीं ना पब्लिक बहुत भड़क गई, और आप लोग जानते रहोगे अगर पब्लिक भड़क जाएगी तो सरकार भी बदलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का बहुत आउटरीच हुआ, और ये केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूजीसी को वर्डिक्ट दिया था। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि आप एज अ सीनियर बॉडी आप ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आगे कैसे चला पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग के यूजीसी थे उसको एक नया रूल लाना पड़ा ताकि हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने मिले। तो सबसे पहले एक चीज आपको पता है, 2026 का जो रूल आया है या जो रेगुलेशन आया या जो गाइडलाइंस आया है वो कहीं ना कहीं एडवाइजरी नेचर नहीं है, उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो यूजीसी ने सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटीज को बोला है कि आपको एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन कमिटी बनाना रहेगा, और अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो तो आपके फंड्स को भी हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा डिसीजन लिया है यूजीसी ने, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि अगर आपने ये रूल नहीं फॉलो किया तो आपका जो कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन है उसको भी हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो ये अच्छा स्टेप था यहाँ पर।
तो अब जैसे 2026 पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस को यूजीसी ने कवर किया है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे SC STs को भी ऐड किया हुआ है, पहले से भी था, अब उनके जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे उसको और रोकना चाहेंगे। साथ ही साथ में वुमेन्स के लिए भी एक अलग से डिस्क्रिमिनेशन के लिए अलग से पॉलिसीज लाया है। फिर जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, ये थोड़ा सा नया आया हुआ है। जैसे आप लोग देखते रहोगे ना कि नॉर्थ ईस्ट जो रीजन्स के स्टूडेंट्स आते हैं, अब कहीं ना कहीं वो दिल्ली वगैरह पढ़ने में आते हैं, अलग अलग जगह पे वो लोग पढ़ने जाते हैं, तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ये देखा गया है कि उनको चीनी बोल के, चाइनीज बोल के, नेपाली बोल के चिढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये कॉलेजेस में नहीं हो पाएगा। ये यूजीसी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अब देखो, अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें ना, तो डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन और एक होता है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो अपने को साफ साफ दिखता है। अब जैसे पहला डिस्क्रिमिनेशन ये होता है जो अपने को डायरेक्टली दिखता है कि आप ये कास्ट की बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर हम लोग के साथ में बैठ नहीं सकते हो। फिर जैसे देखा जाता है कि जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, तो रिलीजन के बेस पे आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारी जो मुस्लिम कम्युनिटीज वाले होते हैं उनको कह दिया जाता है कि नहीं भाई आप हम यहाँ पर हमारे साथ में नहीं रह सकते, और रिलीजन वालों को बोला जाता है। तो ये जो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन था ये अभी बंद हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे तो अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो कुछ यूजीसी जैसे या कुछ कॉलेजेस होते हैं, वहां पर रूल्स होता है कि वहां पर जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में ही कराया जाएगा। अब देखो, जो इंग्लिश गोइंग स्टूडेंट थे, बचपन से पढ़े लिखे रहेंगे, तो उनके लिए तो आसान रहेगा इंग्लिश में इंटरव्यू देना। बट कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग रहेंगे जिनको हिंदी आता रहेगा, तो ये आपको दिखेगा नहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। ऑटोमेटिक जो हिंदी बेल्ट वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनके साथ तो नाइंसाफी होगी। तो ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म करना चाहेंगे। फिर जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में एक और चीज आता है, जैसे कुछ कॉलेजेस में बोल देते हैं कि आपको नॉनवेज फूड अलाउड नहीं रहेगा। अब देखो, कुछ कॉलेजेस के रिलीजियस रीजन हो सकते हैं, है ना, बट आपको पता रहेगा कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज वाले होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के हो गए, है ना, मुस्लिम्स कम्युनिटीज वाले हो गए, और जो लोअर कास्ट वाले हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, अब ये इसमें अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो नॉनवेज खाना उनका डेली बेस का रहता है ना, तो ये भी एक टाइप का इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। अब अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या चल रहा है, इतने पॉलिटिक्स के इधर से डिबेट हो रहा है, यहाँ डिबेट हो रहा है, यहाँ डिबेट हो रहा है, न्यूज चैनल वाले दिखाते जा रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है? अब बेसिकली इसमें कैसा था ना, पहले जो था ना ओबीसीज को ऐड नहीं किया गया था, है ना। पहले जो फोकस किया जाता था, जो रूल्स थे पहले के, उसमें फोकस किया जाता सिर्फ SC और STs को। अभी ओबीसीज को भी ऐड कर दिया गया है। तो अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें ओबीसीज क्या होते हैं, तो ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लास। और क्या आपको पता है, अपने भारत की 52% ऑफ पॉपुलेशन जो रहेगी वो ओबीसी क्लास से ही बिलोंग करती है, और इनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। ओबीसीज वो कास्ट होती है जो बेसिकली मंडल कमीशन ने डिफाइन किया था, जिसमें जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड रह गए, तो उनको भी सरकार एक प्रॉपर तरीके से अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स या कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर लाएगी। तो अब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, बेसिकली जो SCs और STs थे उनकी हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी अलग तरीके से रही है ना, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन वो अलग तरीके से हुआ है। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई ओबीसीज को क्यों ऐड कर रहे हो यहाँ पर, है ना, जो चल रहा है उसको चलने दो। अब कैसा हो जाएगा, अब आप जानते हो ओबीसीज में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, 52% ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं अगर ओबीसीज भी आ रहे इसमें, तो SC STs पे हम लोग की गवर्नमेंट का कम ध्यान जाएगा, और कहीं ना कहीं वो अभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी कह रहे हैं, है ना, कि अगर ओबीसीज को भी प्रॉब्लम है तो उनको भी आप जरूर ऐड करिए, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए उनको भी आगे बढ़ने के लिए। और इसके कुछ नेगेटिव्स में जो कह रहे हैं, नेगेटिव्स में ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम रहेगा वो काफी ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। तो ये भी अलग अलग डिबेट्स, अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। अब यूजीसी ने सारी चीज को देखने के लिए एक 3 टायर स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, जिसमें अगर सबसे पहले देखेंगे तो एक होगा, पहला जो टॉप पोजीशन रहेगा उसका नाम है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। ये बेसिकली कॉलेजेस में, जैसे आप लोग के एरिया में पुलिस स्टेशन वगैरह होते हैं ना, वैसे कॉलेजेस में क्या रहेगा, एक इंटरनल पुलिस स्टेशन रहेगा, जहां पर अगर कोई भी ऐसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा जाएगा ना, तो वो यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सारे ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रहेंगे। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की बात में एक कमिटी बनाई है जिसका नाम है इक्विटी कमिटी, जिसमें अलग अलग लोगों का मेंबर का एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया है, जैसे ओबीसीज हो गए, SC STs हो गए, वुमेन्स हो गए, PWD हो गए, ठीक है। तो ऐसे जो अलग अलग कमिटीज के लोग आते हैं ताकि डाइवर्स तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। तो इनका जो काम रहेगा, जो इक्विटी कमिटी का काम रहेगा, वो काम रहेगा कि जो कंप्लेंट यहाँ पर आई है उसके खिलाफ एक्शन लेना, इन्वेस्टिगेशन करना। फिर उसके नीचे तीसरा जो रखा हुआ है, जैसे उसका नाम है लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी। अब जैसे आप जानते रहोगे हर कॉलेजेस में एक वाइस चांसलर भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे होंगे, अगर इन्होंने प्रॉपर तरीके से उस पर एक्शन नहीं लिया,
तो इनकी जो जॉब रहेगी ये भी चली जा सकती है। तो ये काफी अच्छा स्टेप लिया गया। नहीं तो पहले किसी के पास अकाउंटेबिलिटी रहती थी, ये उस पे नाम डाल देते, ये वो कमिटी पे नाम डाल देते, वो डिपार्टमेंट का काम रहेगा। अब बेसिकली वाइस चांसलर और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि ये हर कॉलेजेस में नहीं होना चाहिए। फिर साथ ही साथ में जो लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी वाले वाइस चांसलर और प्रिंसिपल रहेंगे, उनको ये भी काम दिया गया है कि कितने कंप्लेंट्स आए थे, मतलब सालाना कितने कंप्लेंट्स आए थे, फिर उस पर क्या सुधार हुआ, फिर उसके बाद में क्वार्टरली रिपोर्ट्स इनको बताना पड़ेगा कि हाँ ये सारी कंडीशंस जो थी ये पूरी तरीके से क्या हो गई है, ठीक हो चुकी है। ये सारा एक ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड भी इनको मेंटेन करना रहेगा। अब देखो इसके कुछ क्रिटिक्स के पहले पॉइंट क्या होते हैं, तो जैसे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन नहीं दिया है। डिस्क्रिप्शन जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं बहुत ब्रॉड वर्ड रहता है, और कहीं ना कहीं इसमें ना प्रॉब्लम क्या हो सकता है, प्रॉब्लम बेसिकली टीचर्स को हो सकता है। अब मान लो कोई स्टूडेंट को उन्होंने मेरिट बेस पे फेल किया, अब वो स्टूडेंट बेसिकली क्या कर सकता है, उसके पास मौका रहेगा कि हाँ इन्होंने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, अब इनके खिलाफ एक्शन लो। तो टीचर की जिम्मेदारी बन जाएगी भाई प्रूफ करो कि मैंने इसको मेरिट बेस पे फेल किया है, ना कि कास्ट बेस पे किया। दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूजीसी ने जो यहाँ पर रूल लाया है वो बेसिकली जो कॉलेजेस की ऑटोनॉमी होती है उसको लॉस कर देंगी। ये बेसिकली सेंट्रलाइजेशन जैसा एक दिख रहा है कि हाँ आपने रूल बना दिया, अब सबको यहाँ पर मानना ही पड़ेगा। फिर देखिए मेजर प्रॉब्लम क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटी इशू आ सकता है। मतलब आप जानते रहोगे कि सभी कॉलेजेस में इतने फंड्स थोड़े रहते हैं, है ना। अब मान लो कुछ स्मॉल कॉलेजेस रहेंगे जो गांव वगैरह के इलाके में रहेंगे, उनके पास में उतना फंड्स तो नहीं रहेगा कि प्रॉपर तरीके से जो 3 टायर स्ट्रक्चर रहेगा हर कॉलेजेस जो आपको स्टैब्लिश करना रहेगा वो बना पाएंगे, तो फंड्स के भी इशू आ सकते। फिर एक सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स जो रहेंगे ना, अब जैसे हम लोग तो स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ने क्यों जाते हैं, ताकि इक्वलिटी आ पाएगी, एक लोगों को अलग अलग जो डाइवर्सिफिकेशन ग्रुप है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर पाए। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि सब लोग अपने कास्ट के लिए एक अलग से ग्रुप बना लेंगे, ओबीसी अलग से बैठने लग जाएंगे, एससी अलग से बैठने लग जाएंगे, और उनके खिलाफ कुछ भी हो रहा होता है तो प्रॉपर तरीके से ये हो सकता है ना कि जो जनरल कैटेगरीज वाले रहेंगे उनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब बेसिकली आप उनको कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएंगे, उनको यहाँ पर क्या रहेगा, बच बच के रहना पड़ेगा कि नहीं भाई कोई हम पे आरोप ना लगा दे कि हमने इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। अब देखिए ये डिसीजन के लिए कुछ ना कुछ सपोर्टर्स भी हैं। अब सपोर्टर्स में क्या आ जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि 2012 का एक जो डेटा देखा गया था, तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा कॉलेजेस में हम लोग को देखने मिल रहा था। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो प्रीवियस लॉस या जो प्रीवियस गाइडलाइंस थे वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे, तो नया रूल आना बहुत ज्यादा जरूरी था, ये कुछ सपोर्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं। अब जैसे अगर हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं BR अम्बेडकर जी कहते हैं कि आप जो लॉज बना रहे हो अगर उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं किया रहोगे तो एक टाइप का टूथलेस टाइगर हो जाएगा, है ना, कि लॉज तो बन गए बट उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहला जो यहाँ पर डिस्कस होता है कि यहाँ पर ना स्टूडेंट्स को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ना, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्टूडेंट्स डर डर के वहां पर रहे। तो एक प्रॉपर तरीके से आपको एक फंक्शनिंग बनाना पड़ेगा जहां पर आप लोग एक रियल तरीके से देख पाओ कि हाँ ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, जिससे स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करने से डरे ना कॉलेजेस में आए। फिर हमको एक और देखना रहेगा कि फॉल्स कंप्लेंट ना आ जाए, है ना। जैसे आप लोग जानते रहोगे कुछ लॉस वगैरह जो रहते हैं उसका हम लोग या हम लोग के लोग जो रहते हैं गलत तरीके से यूज करते हैं और फॉल्स कंप्लेंट डाल देते हैं, तो काफी ये भी दिक्कत हो सकता है। तो ये भी यूजीसी को यहाँ पर देखना रहेगा। फिर साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो यूजीसी को क्या करना रहेगा, यहाँ पर ना फंडिंग्स भी बढ़ाना रहेगा, जिससे जो स्मॉल कॉलेजेस वगैरह रहेंगी, यूनिवर्सिटीज वगैरह रहेंगी, वो भी अपने यहाँ को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ा पाए और जो भी गाइडलाइंस दी रहेगी उसको यहाँ पर फॉलो कर पाए। फिर साथ ही साथ जैसे आपको भी ना एक अगर मैसेज देना चाहूंगा, देखिए सभी इंसान को यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। साथ ही साथ आर्टिकल 15 कहता है हमारा कि आपको कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना रहेगा। फिर एक और आर्टिकल आता है हम लोग का आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को हटाता है। तो देशवासियों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी ये रूल्स लाए जा रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा में ना फंसे, कहीं ना कहीं इसको प्रॉपर तरीके से फैक्चुअल चीजें देख के कर सकते हैं। अब हम लोग ने यहाँ पर क्रिटिक्स भी डिस्कस किया था और क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं उसको भी हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ये फेस आप लोग नया देख रहे होगे, लेकिन एक दिन आप लोग देखना काफी ज्यादा ये फेमस होगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। अब आगे देखते हैं क्या क्या किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है लॉस का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।